Hi friends, how are you? So today is 11th January, सेशन 10। तो आज स्टार्ट करते हैं आज पेज 2 पे हिंदू के। मतलब इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट थोड़ा पता होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन आ जाए तो वी कैन पिक वन फ्रॉम द फोर। तो ये कोविन के बारे में आप सभी जान रहे होंगे, सब पढ़ रहे हैं। कोविन एक ऐप है बट ये प्रोवाइड क्या कर रही है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ मतलब कितना वैक्सीन का स्टॉक है, उसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, इंडिविजुअल उससे ट्रैकिंग होगी बेनिफिशरीज़ की, और जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं वो पता कर सकते हैं बेनिफिशरीज़ के बारे में, उनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट दे सकते हैं अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द वैक्सीन शेड्यूल। और थोड़ा सा यहाँ पे वैक्सीन के बारे में भी है कि जिनको हो चुका है कोरोना उनको भी लेनी है, वो ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं कोरोना, बट उनको लेना होगा 14 डेज़ जब वो ठीक हो जाए, क्योंकि 14 डेज़ उसके बाद, ताकि वो किसी और को हार्म ना कर पाए। और वैसे उन्होंने कहा है कि एंटीबॉडीज़ कब बनना शुरू हो जाएंगी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मतलब 2-3 अगर ऑप्शंस आ जाती हैं तो ये होंगी। प्रोटेक्टिव लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज आर जनरली डेवलप्ड 2 वीक्स आफ्टर रिसीविंग द सेकेंड डोज, मतलब 2 डोजेज जानी है और पहली जाएगी तो उसके दूसरी जाएगी 28 डेज के बाद, उसके 2 वीक्स के बाद हमारे अंदर एंटीबॉडीज उन्होंने कहा है बनना शुरू होंगी। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट मुझे लगा कि थोड़ा सा बता देना चाहिए कोविन के बारे में और ये सब के बारे में, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लीजिएगा आप। अच्छा, पेज 3 पे था, आप ये देख रहे हैं कि जीएसटी, मैं मानता हूँ बहुत टाइम हो गया आए हुए, बट जीएसटी का आप देख रहे होंगे कई दिनों से, कई महीनों से बल्कि, जीएसटी इवेजन को लेके थोड़ा सा लॉज आ रहे हैं। तो बस आपको थोड़ा सा जनरल पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A भी नहीं पता होगा आपको तो, बट ये पता होना चाहिए कि वैसे आर्टिकल 246A कहता क्या है कि इट एम्पावर्स बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स टू लिवाई और एनेक्ट जीएसटी एक्ट। तो आपको अगर इतना एग्जैक्टली 246A ना भी पता हो तो चलेगा, बट आप ये याद रखिएगा कि अब कभी क्वेश्चन आए तो उसमें कई बार ये लिख सकते हैं कि इट ओनली एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लिवाई जीएसटी एक्ट। नहीं, याद रखिएगा कि जीएसटी एक्ट में दोनों को पावर की दी गई है, पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी, टू एनेक्ट जीएसटी एक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जीएसटी इवेजन को लेके कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लॉज को लेके आ जाता है, तो याद रखिएगा कि अगर 2 करोड़ से कम का इवेजन है तो उसमें यू कैन नॉट अरेस्ट, ठीक है। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का है सिर्फ अरेस्ट तभी हो सकता है, अरेस्ट वारंट, और 2 से 5 करोड़ में वो बेलेबल है, 5 करोड़ से ऊपर होते ही वो अनबेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ठीक है। और अगर कोई सीजीएसटी एक्ट में किसी को पकड़ा जाता है तो पहले उस पर्सन को बताना पड़ेगा, ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि क्यों अरेस्ट किया गया है, और उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि जुडिशियल स्क्रूटनी हो सके। ऑलराइट। और आज एक ये एडिटोरियल पेज पे डी सुब्बाराव जी, जो हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर है, उनका आया हुआ था काफ़ी। तो उसमें पहली एक टर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और एक है कोर इन्फ्लेशन, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। वैसे आप ये इकोनॉमी पढ़ेंगे मगर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। तो एक इसमें पॉइंट्स देखिए, ये क्या लिखा है कि आरबीआई शुड ऑल्सो बी कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ सेवर्स हु आर बीइंग शॉर्ट चेंज्ड बाय लो इंटरेस्ट रेट्स एट अ टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन। बेसिकली क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओ सॉरी, जो आरबीआई है, वो क्या करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से रेट्स को अप कर देती है, मतलब ताकि मार्केट में पैसा कम आए, कम आपके पैसा जेब में होगा तो आप कम खर्चेंगे तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है उससे। अब इन्होंने क्या करा है कि जो कह रहे हैं कि ड्यू टू कोविड, कई बार आ सकता है कि कोविड में ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें हुई, सिचुएशंस बता सकते हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, उसके बावजूद हमने मॉनेटरी पॉलिसी ईज़ करी हुई है ताकि इकोनॉमी हमारी बूस्ट करे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अब इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए हमने रेट्स जो हैं नीचे रखे हुए हैं। अब रेट्स नीचे रखने से क्या होगा, जो आपका अगर सपोज़ आपने सेविंग्स में पैसा डाल रखा है तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, क्योंकि बैंक तो उसी हिसाब से रेट्स रखेगा ना। तो बैंक ने अगर आपको रेट्स कम दे रहा है, आप सेवर हैं एक, आप, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपके ब्याज कम मिल रहा है आपको आपकी रकम पे, तो आपको क्या होगा कि आपको पास पैसा कम आएगा और ऊपर से इन्फ्लेशन का डंडा। तो ये बता रहे हैं कि इसकी वजह से सेवर्स को भी दिक्कत आ रही है। और एक देखिए ये लाइन है कि एवरी फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू मिस प्राइजिंग ऑफ रिस्क। तो मिस प्राइजिंग की कुछ टर्म्स याद कर लीजिए कि क्या होता है कि
जब ज़्यादा लिक्विडिटी मतलब ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में बहा दिया जाए फॉर टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, उसको कहते हैं मिस प्राइसिंग ऑफ रिस्क। ये फाइनेंशियल रिस्क होता है कि जब बैंक्स पे ज़्यादा पैसा बहा देती हैं, मतलब बैंक्स को अलाउ कर दिया जाता है कि आप पैसा डालिए मार्केट में जितना डाल सकते हैं और फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इससे थोड़ा रिस्क रहता है मार्केट में। एक क्वांटिटेटिव ईजिंग के लिए आया हुआ है, जो नए नए आए हैं उनको नहीं पता होगा कि जब ग्लोबल क्राइसिस आए थे, बेसिकली यूएस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, तो वहाँ के बैंक्स ने क्या किया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट 0% पे, मतलब ये नहीं कहूँगा मैं एग्जैक्ट 0%, ऑलमोस्ट 0% पे पैसा बहाया था उन्होंने कि लीजिए उठाइए पैसा, ताकि पैसा जितना लोगों पास आएगा लोग और काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो मर चुके हैं एक इमोशन पैदा करना होता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, पैसा लो आप। उन्होंने पैसा लिया, फिर उन्होंने और डाला पैसा इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा है, लोगों ने खर्चना शुरू करा, तो उससे क्या होता है कि इकोनॉमी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। ठीक है, एक तो ये लिखा है रूपी फ्रॉम एप्रिशिएटिंग। रूपी का एप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज आज $1 75 का है और अगर रूपी एप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि 75 से वो 72 का हो गया, 72 का हो गया। ये समझिए आप, रूपी एप्रिशिएट का मतलब होता है कि रूपी एप्रिशिएट हो रहा है। अगर मैं आपको एप्रिशिएट कर रहा हूँ तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है, तो रूपी एप्रिशिएट होने का मतलब होता है कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स रूपी की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब कि आज जो $1 75 का था वो $1 72 का हो गया या 70 का हो गया, उसको कहते हैं अप्रिशिएट होना। और अगर वही 75 से 78 80 हो जाए तो उसको कहते हैं डेप्रिशिएट होना। एक इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि द करंट अकाउंट सरप्लस दिस ईयर टुगेदर विद मासिव कैपिटल फ्लोज, मतलब मासिव कैपिटल फ्लो हुआ है बाहर से, और करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारी डिटेल्स में पुराने लेक्चर्स में आप अगर जो नए आए हैं वो जाके देख सकते हैं। तो उससे क्या हुआ है कि करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब ये हुआ है कि हमारी ट्रेड या सर्विसेज में सरप्लस है, हमारे पास डॉलर्स ज़्यादा आ गए हैं। अब जब डॉलर्स इंडिया में ज़्यादा आ गए हैं, अब एक चीज़ आपके पास ज़्यादा आ जाए, मैं अगर आपको सपोज करो 100 टॉफ़ीज़ दे दूँ, तो आपका मन भर जाएगा, आपके लिए इतनी वैल्यू नहीं रहेगी उस टॉफ़ी की, क्योंकि आपने 1 खा ली, 2 खा ली, 10 खा ली, 20 खा ली, तो आपके लिए बाकी 80 के लिए इतनी वैल्यू नहीं रहती। और बेसिकली अगर जिस चीज़ की वैल्यू नहीं होती तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो उन्होंने कहा है कि जो करंट अकाउंट सरप्लस है और जो मासिव कैपिटल फ्लोज हुए हैं उसकी वजह से इतने डॉलर्स मार्केट में आ गए हैं। और एक तो होता है रियल वैल्यू बढ़ना आपकी किसी चीज़ की, वो कह रहे हैं उसकी वजह से रियल वैल्यू तो रुपये की नहीं बढ़ी है, बट उसकी वजह से डॉलर्स जो हैं वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया और रुपये अप्रिशिएट होना शुरू हो गया। अब रुपये अप्रिशिएट होना शुरू हो रहा था तो वो हमारे एक्सपोर्ट के लिए गलत है, क्योंकि आज अगर सपोज करिए आपने किसी को प्राइस दिया $1, आपको वो चीज़ पड़ रही थी 70 की, आपको पता है मुझे $1 75 में मिल रहा है, तो मैं 75 मुझे मिल जाएंगे, तो आप खुश थे। अगर वही $1 की वैल्यू 68 आ जाए, आपको तो अपने करंट वैल्यू 70 ही पड़ेगी ना, तो आप कहेंगे यार मेरे को तो पहले मैं 75 का बेचा था, मुझे 68 का, तो इससे एक्सपोर्ट क्या होता है, डाउनग्रेड होता है। तो इसी वजह से कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि उसकी करेंसी ज़्यादा अप्रिशिएट हो, रियल वैल्यू से ज़्यादा अप्रिशिएट हो। तो उनका ज़्यादा अप्रिशिएट हो रही थी रियल वैल्यू के हिसाब से, तो उस वजह से कि आरबीआई को ज़्यादा का ज़्यादा पैसा, वो फिर क्या करती है जब ज़्यादा डॉलर्स आ गए तो आरबीआई रुपये को बचाने के लिए क्या करती है, डॉलर्स जो है ना स्क्वीज़ कर लेती है, मतलब मार्केट से खींच लेती है, खुद स्टॉक कर लेती है और बदले में रुपए भेज देती है। उससे क्या होता है कि जब डॉलर खींच लिए तो डॉलर की मतलब क्वांटिटी कम हो गई। अब जिसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड चाहे उतनी ही रहे, बट जब सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, क्या नाम है, करंट अकाउंट सरप्लस से और कैपिटल फ्लो से, कि डॉलर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए थे, तो डॉलर की वैल्यू गिर ना जाए तो उन्होंने डॉलर्स आरबीआई ने ले लिए मार्केट से और रुपये बहा दिया। उससे क्या होता है कि अब आप ये देखिए कि डॉलर की वैल्यू तो हमने बचा ली, कि रुपये की वैल्यू तो बचा ली कि डॉलर हमारे अगेंस्ट अच्छा रहे, बट उससे क्या हुआ कि मार्केट में रुपये बहुत ज़्यादा आ गए, तो उससे किसका खतरा रहता है, इन्फ्लेशन का। याद रखिएगा ये चीज़ें बहुत पूछ लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या 4 स्टेटमेंट दे देंगे उस टाइम याद नहीं आएगा आपको। तो करंट अकाउंट सरप्लस से क्या होता है कि ज़्यादा डॉलर आ जाएंगे, ज़्यादा डॉलर आने से अपनी करेंसी को बचाए रखने के लिए कि ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो जाए और एक्सपोर्ट्स कम ना हो जाएं, इस वजह से आरबीआई मार्केट से डॉलर्स उठा लेती है। अब मार्केट से अगर डॉलर्स उठा लेगी तो उसको बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ देगी तो उठाएगी ना, तो उसको रुपए देने पड़ेंगे। उससे क्या मार्केट में रुपया ज़्यादा आ जाएगा, रुपया ज़्यादा आने से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अब हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और इनके बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली आरबीआई की पॉलिसी है जो चाहती है, उसका पर्पस क्या है, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन रेट को लोअर रखना। और उसकी उसकी वो करती कैसे, अपने मॉनेटरी रिसोर्सेज यूज़ करके।
तो आरबीआई की जो एक्ट है 1934 वो आरबीआई को एम्पावर करती थी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में। अब गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं आरबीआई के, 3 होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए हुए। और उसमें कोई भी गवर्नमेंट जो नॉमिनेट करेगी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होगा, लाइक सेक्रेटरी या कुछ भी। और जो अदर 3 मेंबर होंगे आरबीआई का, एक तो गवर्नर होगा, वह चेयरपर्सन होंगे एक्स ऑफिशियो, और डेप्यूटी गवर्नर होगा आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी के चार्ज में होता है, और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा सेंट्रल बैंक का। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगी? वो जो 3 मेंबर्स हमने बताए हैं गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट होंगे, वो गवर्नमेंट नॉमिनीज जो होंगे वो एक सर्च कमेटी जो होगी वो होगी कैबिनेट सेक्रेटरी साथ, उसमें होगा आरबीआई गवर्नर भी, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी, और 3 आदमी होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी की फील्ड में। ठीक है, ये 6 आदमी होंगे, मतलब कमेटी भी 6 आदमियों की होगी और उन 3 आदमियों को चूज करने के लिए भी 6 आदमी होंगे। ठीक है, और इनका 4 इयर्स का पीरियड होगा एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये याद रखिएगा, कई बार 4 ऑप्शंस में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और मेजॉरिटी से वो होगा, और सबके पास एक एक वोट होगा। इसमें आरबीआई का रोल, गवर्नर का रोल क्या होगा? आरबीआई के पास पहले गवर्नर के पास वीटो पावर होती थी। वीटो पावर का मतलब कि अगर 5 आदमी, सपोज करिए 6 आदमी हैं, हम बैठे हैं और 5 आदमियों ने कहा कि मैं चाय पीऊँगा, और मैं हूँ और मैंने कहा नहीं कॉफ़ी आएगी, तो फिर कॉफ़ी ही आएगी क्योंकि मेरे पास वीटो पावर है, मैंने जो बोला वो ही होगा फाइनल। मगर इसमें आरबीआई उस कमेटी को चेयर करेंगे, मगर उनके पास वीटो पावर नहीं होगी। बट हाँ, ये कर सकते हैं, उनका अगर टाई हुआ तो कास्टिंग वोट होगा। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे स्पीकर होता है असेंबली का, उनके पास भी कास्टिंग वोट होता है कि अगर मैं बैठा हूँ और आप सामने वाले 4 आदमी बैठे हैं, 3 ने कहा कॉफ़ी, 1 ने कहा चाय, तो फिर तो 3 जनों की बात मानी जाएगी। और अगर 2 ने कह दिया कॉफ़ी, 2 ने कह दिया चाय, तो भाई टाई हो गया। अब क्या आएगा? अब मेरे ऊपर बात आएगी कि मैं क्या चूज़ करूँगा, उसको कहते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, टाई होने पे चलेगा। और वीटो पावर क्या होती थी कि अगर तुम चाहे 5 आदमियों ने भी चाय कही है और मैंने बोल दिया कॉफ़ी, तो कॉफ़ी आएगी। ये होती है वीटो पावर। ठीक है, अब एक कोर इन्फ्लेशन का आया हुआ था, तो कोर इन्फ्लेशन से पहले थोड़ा सा ना एक सेकेंड, थोड़ा सा एक बारी मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा पढ़ लेते हैं कि चक्रवर्ती कमेटी के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी, अभी हमने देखा कि हमें जीडीपी ग्रोथ भी और इन्फ्लेशन को संभालने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए। बट इसकी ऑफिशियल टर्म क्या है? चक्रवर्ती कमेटी कहती है कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी, एक कई बार पूछ लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ करना चाहती है, 5-6 ऑप्शन आ सकती हैं। तो उसमें अच्छा हमें चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड एंकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ न्यू फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। ये थोड़ा सा आप ये 4 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट तो ट्राई करेगी कि हमारी जीडीपी बढ़े, हमारा देश बढ़े। उससे क्या है कि जब ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट तो चाहेगी मार्केट में जाए ताकि लोग नए नए एंटरप्राइजेस लगाएं, डिमांड बढ़े, लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी। आरबीआई का काम क्या है कि वो तो देखना ही देखना, बट साथ में कि अब इतना ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में आ जाए, पता चले 1000 रुपये किलो आलू हो गया, तो उस चीज़ को भी देखना है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे और वो भी कंट्रोल में रहे। तो उनके पास कैसे संभालते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं आरबीआई के पास? एक तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। ये कई बार क्वेश्चन आया है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में, तो याद रखिए क्वांटिटेटिव में आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें वो सिक्योरिटीज़ परचेज या सेल करती हैं बैंक्स को। एक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेट, ये सब आप नोट्स में लिख लीजिएगा। वैसे आप इकोनॉमिक्स में, अगर मैंने शुरू किया फॉर जीएस प्रीलिम्स, तो मैं आपको सारा बहुत डिटेल में बताऊंगा। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आता है डायरेक्ट एक्शन, चेंज इन द मार्जिन मनी एंड मोरल सुएशन। ये आप नोट्स बना लीजिए ताकि आपको जब हम इकोनॉमिक्स का करेंगे तो हम ब्रशअप हो जाए। दूसरा आया हुआ था कोर इन्फ्लेशन का। पहले इन्फ्लेशन समझिए क्या होता है कि सपोज करिए इन्फ्लेशन, देखिए मैं मानता हूँ कई जो पुराने हैं उनको पता होगा, बट कई नए जो आते हैं उनको एग्जैक्टली वो स्क्रैच से शुरू करते हैं तो उनको पता नहीं होता। बेसिकली इन्फ्लेशन होता है कि जब किसी चीज़ का, अगर सपोज आप लेने गए 10 रुपये की चीज़, आज तो 10 की ला रहे हैं, कल वो 15 की हो जाए, तो उसको कहते हैं कि इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। ठीक है, और इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि इट, जो परचेजिंग पावर है आपकी मनी की, इट फॉल्स। तो अगर कई बार ऑप्शंस आ जाते हैं 2-3, तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़ कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो परचेजिंग पावर को भी ख़त्म करता है। अगर नहीं किसी को लग रहा है तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन बना के देते हैं इन्फ्लेशन पे, उस टाइम आपको पता नहीं चलता कि ये इसको हम कैसे, मतलब क्या निकालें, डिराइव क्या करें। ठीक है,
तो हाईएस्ट इन्फ्लेशन देख लीजिए 34.68% चली गई थी 1974 में, और लोएस्ट जो थी -11.31 चली गई थी 1976 में। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि देखिए इन्फ्लेशन होना इकोनॉमी के लिए अच्छा, वो भी मैं आगे बता रहा हूँ आपको, बट डिफ्लेशन का मतलब बता देता हूँ। डिफ्लेशन मीन्स 10 की चीज़ 8 रुपये रह गई, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ठीक है, 10 की चीज़ 13 ना बढ़ के 11 बढ़ाना वो ठीक है, 10 की चीज़ 8 भी नहीं होनी चाहिए मार्केट में। अब इन्फ्लेशन क्या होती है, एक तो ये WPI होती है, मतलब मोस्ट पॉपुलर जो हमेशा रहा है WPI रहा है। WPI को हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको पब्लिश करती है। और ज़्यादातर RBI जो है पहले होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को ही पॉलिसी लेके पॉलिसी डिसीजंस बनाती थी, बट रघुराम राजन की कमेटी ने गवर्नर जब थे तो उन्होंने उसको CPI पे कर दिया था पॉलिसी डिसीजंस के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कई फ्लॉज हैं, मैंने लिखा हुआ है, आप ये लिख सकते हैं जब पॉज करके। अभी मेरी बात सिर्फ सुन लीजिए ताकि कुछ समझ आ जाए ये चीज़ें हैं क्या। और एक CPI इन्फ्लेशन होता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। अच्छा याद रखिएगा, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं, 676 आइटम्स की बास्केट है इसकी, इसमें सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती, इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, याद रखिएगा। और CPI जो है उसमें 260 कॉमोडिटीज़ हैं, बट उसके अंदर सर्विसेज भी आती हैं। और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसको पब्लिश करता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इससे पहले जो हमने IIP और मैंने आपको बताया था NSO, ये पुराने लेक्चर्स में, अगर जिन्होंने नहीं सुना वो वहाँ जाके सुन सकते हैं, उसमें मैंने सारा डिटेल में CSO NSP ये सब बताया हुआ है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होती है, टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी, जिसमें फूड, फ्यूल, अदर कॉमोडिटीज सारी आ जाती हैं। तो बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ना, उसको वो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन का बेसिकली हमें मापदंड करने के लिए कुछ नहीं है। कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स हो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, दोनों में से किसी में से भी फूड और फ्यूल आइटम्स को निकाल लिया जाता है, और उसके बाद देखा जाता है इन्फ्लेशन कितनी है। क्योंकि फूड और फ्यूल में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, चेंजेस आते रहते हैं। तो इसलिए आज आपने देखा होगा कभी 10 रुपये किलो की सब्जी मिल रही है, कल 11 रुपये, कल 12 रुपये, उसके बाद 13 हो गई, कभी 8 हो गई। तो उस चीज़ को, फूड और फ्यूल को, इनको एक्सक्लूड करके जो इन्फ्लेशन निकलता है उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इस पे क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखिएगा। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल फैक्टर्स हो सकता है, मतलब डिमांड ज़्यादा हो, राइज इन पॉपुलेशन हो जाएगी तो मतलब डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। कल 2 आदमियों को खाना बन रहा था, 10 आदमियों को खाना बन रहा है। ब्लैक मनी, मतलब पैसा ज़्यादा आ गया है। राइज इन इनकम, बिल्कुल, अगर आपके पास आए राइज इन इनकम, हम सोचेंगे राइज इन इनकम से कैसे होगा, पैसा ज़्यादा आ गया तो आपकी डिमांड बढ़ेगी ना, आप चीज़ें ज़्यादा लेके आओगे, वैरायटी खाओगे। और एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है उससे भी इन्फ्लेशन होता है। ये अच्छी तरह डाल लीजिए। सपोज करिए कि गवर्नमेंट अभी तक कुछ काम नहीं करी थी, फिर उसने क्या करा कि 10 पुल बनाने शुरू कर दिए। 10 पुल में उसको फिर सपोज करिए 1000 आदमी लगे। 1000 आदमी जो आज ख़राब नल्ले बैठे थे, आज उनको काम मिल गया, उनके पैसे आ गए। अभी तक तो वो कुछ कर नहीं रहे थे, फिर अब वो जब कमाई हो गई तो वो खाना भी खा रहे हैं अच्छी तरह, शौक से खा रहे हैं, कई ज़्यादा सामान खा रहे हैं, तो वो मार्केट में जा रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। अब उनको परचेजिंग पावर क्योंकि उनकी बढ़ गई है और परचेज़ कर रहे हैं, तो मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, और कॉस्ट पुश क्या होते हैं, जिसमें मतलब कॉस्ट पुश का मतलब होता है जिसमें सप्लाई में कमी आ जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स हो जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया जाए, राइज इन इंटरनेशनल प्राइजेज, होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, राइज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। राइज इन डायरेक्ट टैक्सेस हमेशा याद रखिएगा नहीं होगा, राइज इन डायरेक्ट टैक्सेस होगा तो उससे इन्फ्लेशन कम होगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब आपके पास लाख रुपए हैं और उस पर 10,000 टैक्स लग गया तो आपके पास 90,000 रह गए, तो इससे इन्फ्लेशन कम होगा। मगर अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है, जैसे सपोज 10 रुपये की चीज़ पे 2 रुपये का टैक्स की जगह 4 रुपये लगा दिया, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये याद रखिएगा ज़रूर। इन्फ्लेशन गलत होता है इकोनॉमी के लिए? नहीं, इन्फ्लेशन कभी भी गलत नहीं होता। आप ये देखिए ना, सपोज आज मेरी मैन्युफैक्चरिंग है और मेरा माल बिक रहा है, अच्छे रेट्स पे बिक रहा है, तो मैं और प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ाऊंगा अपनी, और मशीन्स लगाऊंगा। इससे क्या है, इकोनॉमी ग्रो होगी, मैं और लोगों को नौकरी दूंगा, इकोनॉमी ग्रो होगी, डेवलपिंग से डेवलप्ड बन जाएंगे हम लोग। थोड़ी इन्फ्लेशन से, ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आज एक एडिटोरियल 2 पे था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इंडिया इंपोर्टेड, मतलब इंडिया जो है, इसमें देखने वाली बात ये है कि ये कितना डॉलर का किया, कितना नहीं, कितना टन किया, ये ज़रूरी नहीं है। बट ये ज़रूरी है कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है वैल्यू के हिसाब से। इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए, इतनी इम्पोर्ट हम ऑयल की करते हैं, पॉल्यूशन भी फैलाते हैं, तो हमने
एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने वो करी थी, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको कहते हैं फेम, ठीक है। अब उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेगी, उसमें हमें हमारा मतलब एक जो हमारा विजन है वो है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो हमारी रोड्स पे, मतलब आज 100 गाड़ियाँ चल रही तो उसमें से 30 हम चाहते हैं बाय 2030 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। याद रखना ईजी है 30-30। तो उसके लिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हमें लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रोड्स चाहिएंगे। ध्यान सुनिए, बड़ी बड़ी अच्छी बात है ये कि हमें लिथियम आयन बैटरीज चाहिएंगी। अब लिथियम आयन बैटरीज के लिए हमें लिथियम चाहिएगा और कोबाल्ट चाहिएगा। अब देखिए कि क्या कहता है ये कि कहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं। अब हमारे पास इंडिया के पास एट प्रेजेंट खुद के तो रिजर्व्स नहीं है लिथियम के लिए। सबसे ज़्यादा लिथियम के रिजर्व्स कहाँ आते हैं? अब देखिए कहाँ है, लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका का फेमस लिथियम ट्रायंगल है वो कहाँ है, इसका याद रखने का इजी तरीका है ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया और चाइल। यहाँ का जो सॉल्ट फ्लैट्स हैं, देखिए अंडर द सॉल्ट फ्लैट्स अर्जेंटीना, चिली और सॉरी पेज थोड़ा लंबा था ये। और याद रखिएगा कि तीनों के पास 80% ऑफ द एक्सप्लोर्ड लिथियम ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब एक्सप्लोर्ड लिथियम क्या होता है कि जितने भी आज तक रिजर्व्स में लिथियम एक्सप्लोर हुआ है, हमें पता है कि कहाँ कहाँ इनके रिजर्व्स हैं। उसके हिसाब से अब कहीं क्या हो सकता है ना, अभी इतनी हम डेवलप नहीं हुए कि हमें पता हो कि वर्ल्ड में और कहाँ का रिजर्व्स हैं। तो याद रखिएगा जितना अभी तक हमें पता हो उसमें से 80% इन तीनों के पास है। ABC याद रखने का ईजी तरीका है। और इंडिया का जो प्रेजेंट अभी हम लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं, बैटरी डिमांड जो है वो सारा आ रहा है चाइना, वियतनाम और हांगकांग से, ठीक है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारे लैटिन अमेरिका से संबंध सुधरेंगे। अभी तक तो जो हम सिर्फ ऑयल ही ज़्यादातर इंपोर्ट हुआ करता था वहाँ से, या ट्रेडिंग हुआ करती थी। अब हमारी ट्रेडिंग, इसकी वजह से हम उनका जब ट्रेड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं। और याद रखिएगा इसमें बड़ा अच्छा, जैसे एक बार याद है नीम ऑयल का आया था, जो पुराने जिन्होंने दिया उनको पता होगा नीम ऑयल की और किस में यूज़ होता है। तो याद रखिएगा लिथियम इज ऑल्सो यूज एज अ ड्रग टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक डिसीज़ है, उसके अंदर एक एज अ मेडिसिन भी यूज़ होता है, ठीक है। और एंड इज सून बिकमिंग द मेटल टू ट्रीट अ वर्ल्ड पोल्यूटेड बाय एक्सेसिव कार्बन एमिशन। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काम आएगा तो उसकी वजह से फिर पोल्यूशन भी कम होगा। पेज 8 पे था, ये किसान भाई हमारे आए हुए हैं कर्नाटका के, बेचारों की फसल बर्बाद हो गई है, बहुत बुरा हुआ। अब मगर इसमें क्या है देखने वाला, अनसीजनल रेन अरेका नट की भी प्रोडक्शन ख़राब कर दी है। कॉफ़ी तो चलो सबको पता ही होता है, अरेका नट के बारे में थोड़ा सा देखिए कि अरेका नट जो है वो कर्नाटका, केरला, आसाम में मेन होती है। और उसमें से भी कर्नाटका, केरला जो है 70% कंट्री की प्रोडक्शन जो हमारी कर्नाटका और केरला से आती है, याद रखेगा। अब तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा भी इनमें लगे हुए हैं ताकि हम इसको कल्टीवेशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं, बट 70% कर्नाटका और केरला से आती है। अब आप सोचेंगे यार ऐसे क्या हर एक चीज़ पढ़ेंगे? देखिए कभी कभी जब आता है तो थोड़ी सी उसकी रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप 1 घंटा नहीं सुबह पढ़ रहे हैं तो 1-1.5 घंटा उसकी रिसर्च में दीजिए, आपका प्रीलिम्स होगा ही होगा। अब मैंने शुरू किया है तो वो काम आपकी जगह मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको बेनिफिट है कि आपको मिल रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप कहें कि ऐसा कैसे होता, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2014 में क्वेश्चन आया था, ये इन्होंने ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। ये देखिए किन्नौर अरेका नट, मेवात मैंगो, कोरोमंडल सोयाबीन। अब क्या पता होगा किसी को? देखिए अब हमें अरेका नट के बारे में पढ़ा है तो हमें पता है ये हिमाचल में तो होता ही नहीं है, तो 1 कैंसिल हो गया। तो अभी तक तो जहाँ आप कहते हैं ना एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेशन मेथड से भी हम पास हो सकते हैं। तो अभी हमें जैसे चारों ऑप्शंस में कंफ्यूजन थी, तो अब हमें इसमें रह जाती है सिर्फ 2 में, क्योंकि 1 हट गया तो 2 और 4 रह गया। और 2 और 4 में 3 ओनली, कोरोमंडल, तमिलनाडु, आंध्रा, सोयाबीन। सोयाबीन तो ये वैसे तो देखिए आपको जब मैं ज्योग्राफी कराऊंगा तो बता ही दूंगा, बट अभी वैसे बता रहा हूँ। सोयाबीन हमेशा एक ड्राई जगह पे होता है, मतलब कोस्ट पे नहीं होता। कोरोमंडल इज अ कोस्ट, तो कोस्टल एरियाज में तो सोयाबीन वैसे ही नहीं हो सकता। और एक ये पेज 9 पे था नेपाल वालों का कि डिस्प्यूट क्या है। बेसिकली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नेपाल के साथ हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा देख लीजिए। ये इंटरव्यू वालों के लिए ज़रूरी है होगा, बट प्रीलिम्स में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्यूट कौन से एरिया को लेके है। काला पानी, लिम्पी अधूरा और लिपू लेक,
ये तीनों हमारे ना उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और वो कह रहा है कि हमारा है, हम कह रहे हैं हमारा है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है कि ये कौन सी साइड पे लगता है, उत्तराखंड की साइड पे लगता है। ये 3 एरियाज़ हैं, कई बार पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ये 3 एरियाज़ देते हैं, ये कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट में, या किसके साथ डिस्प्यूट है। ठीक है, अब काला पानी का थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि आपको मैं बता रहा हूँ, आपको नोट्स ना बनाना चाहे, सुन लेना 2-3 बार तो आपको याद रहेगा। जो काला पानी है ना, वो बेसिकली ये कैलाश मानसरोवर का जो रूट है उस पे से जाता है, वहीं मतलब ये 3 इंडिया, नेपाल और चाइना का ट्राई जंक्शन है ये एरिया पूरा, काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेक। अब मैं KLL बोल देता हूँ बार बार, इतना लंबा बोलना। KLL जो है ये बेसिकली ट्राई जंक्शन है इंडिया नेपाल के उधर, तो उसमें जो है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, कैलाश मानसरोवर के रूट में है ये। और जो काली रिवर इन द काला पानी रीजन डीमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ राज करते तो एक ट्रीटी ऑफ सुगाली हुई थी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। तो उन्होंने कहा था कि जो काली रिवर है ना जी, आपकी नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री है, मतलब काली रिवर के इधर का हिस्सा हमारा, उधर का हिस्सा आपका। ठीक है, तो अब फिर ये जब हो गया था तो फिर क्या हुआ, तो नेपाल क्या कहता है कि जो काली रिवर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्ट्रीम एट लिम्पियादुरा, जो नॉर्थ वेस्ट, लिपू लेक के नॉर्थ वेस्ट में है। तो मतलब वो कह रहा है कि ये जो काला पानी, बेसिकली वो क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ आपको, कि काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपू लेक, वो कहता है ये तो भैया काली रिवर के ईस्ट में है, ईस्ट में मतलब हमारे अंदर है, तो इसलिए हमारा है ये। और इंडिया क्या कहता है कि जो काली रिवर है ना भाई, वो लिपू लेक के पास के स्प्रिंग के ओरिजिनेट होती है, तो ये इसलिए लेफ्ट में है। बस ये समझ लीजिए, ये 3 एरियाज़ बेसिकली याद कर लीजिए, ये इनके साथ डिस्प्यूट है हमारा। और ट्रीटी ऑफ सोगली कभी आ जाए तो याद रखना कि नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुई थी। आई थिंक इट्स डन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज थोड़ा बड़ा हो गया, बट ज़रूरी थी जो चीज़ें वो बता दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।